गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट। और आज एक मैं आपको बात बताना चाहूँगी। सबसे पहले जो मेरे को जो क्या है डिमांड आई थी, मैंने आपको बताया था कि पोस्ट डाली थी मैंने एक, और उसके ऊपर मेरे पास काफ़ी सारे क्या आई थी डिमांड आई थी कि मैम इन पॉइंट्स के ऊपर वीडियोस बनाइए, क्योंकि मैंने खुद अपने आप बोला था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दी थी जो आपको समझ ना आ रहे हो। तो सबसे पहले जो डिमांड आई थी ना, तो मैं मेरे स्किप हो गई थी ये प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर अप्रोचेस के ऊपर आई थी। अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट 3rd चैप्टर है, दिखाई दे रहा है। अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर आई थी, ये मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रही। इससे पहले जो है मैंने आपको पास क्या है स्टैटिस्टिक्स के 3rd सेमेस्टर का है, ये अपलोड कर चुकी हूँ। 7 चैप्टर है। एसपीएम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर चुकी हूँ। एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, ये भी हो चुका है। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो होगी एग्जामिनेशन ऑफ फ्रॉम टेक्स्ट, ठीक है। हम अपने अपने जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। सो आज जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अप्रोचेस के अंदर क्या क्या आने वाले हैं वो बात की जा रही है। तो आपको पता होगा कि ये 3rd चैप्टर है, इतना 4th चैप्टर है, ये 4th चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। तो इतनी नॉलेज तो होगी कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट देखिए 2 वर्ड से बना है, आपको पहले इसका मतलब फिर भी मैं समझा देती हूँ। क्वालिफाई का मतलब पता देखिए, सॉरी मैंने यहाँ पे वैसे नोट्स बना रखे थे इसके भी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है। ये कहते हैं कि मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट, क्योंकि चाहे छोटी लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोवाइड प्रॉपर अरेंजमेंट किस चीज़ की होगी, गुड्स की हो सकती है, मनी की हो सकती है, मटेरियल की हो सकती है, मशीन की हो सकती है, हमारे मेथड्स की हो सकती है, मार्केट के अंदर कैसे अपने आप को लेके आना है, उन सभी चीज़ों की मैनेजमेंट करते हैं। जैसे हम अपने घर में मैनेजमेंट पता है कौन होता है, हर एक घर में मैनेजमेंट पता है कौन होता है, अपनी मम्मी होती है। क्योंकि मम्मी को पता होता है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक मुझे क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि वो सबको संभालती है, सबके लिए खाना बनाते हैं, सबके टिफिन पैक करती है। सुबह सुबह 1 का 7:30 है, 1 का 8:30 बजे वो प्रॉपर मैनेजमेंट करके चलती है। तो वो एक्चुअल में हमारी मैनेजर है घर में, राइट। तो एग्जाम्पल अपने घर से करके चलेंगे। मेरी हर एक वीडियो में कंसेप्ट रहता है कि जो भी काम करो, जो भी चैप्टर करना है, अपने से लेके करना है। चाहे अकाउंट्स का है, चाहे कंप्यूटर का है, चाहे हमारी बिजनेस का है, कुछ भी करें अपने से लेके करें कि वो जल्दी से याद हो जाए हमें, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो बना है 3 वर्ड से बना है, मैनेज का मतलब क्या होता है, अरेंज करना, किसी चीज़ को प्रॉपर वे में अरेंज करना, सिस्टमैटिक में से अरेंज करना कि सभी को वो आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है जी। मैन का मतलब होता है किसको मैनेज करना है, पर्सन को, ठीक है। टैक्टफुली का मतलब होता है सही ढंग से वो काम किया जाए। अब इसका मतलब पूरा क्या हो गया, मैन को कंट्रोल करना प्रॉपरली, मैनेज करना प्रॉपरली कि वो अच्छी तरह से परफॉर्म करे, कि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, कंपनी के लिए प्रॉफिट आए। दैट्स सिंपल। मैनेजमेंट का मतलब समझ में आ गया। तो अभी आपके लेवल का नहीं है, फिलहाल जो आपका मतलब है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले अब हम अप्रोचेस के ऊपर आते हैं। अप्रोचेस टू द मैनेजमेंट की क्या क्या अप्रोचेस हैं। सो सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको स्टोरी के साथ करेंगे, ठीक है। बच्चे कहते हैं कि मैम कितनों से समझ लिया, अभी तक समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि वो जो होता है बुकिश पढ़ा देते हैं। बट मैं आपका क्या करने वाली हूँ, आज मैं स्टोरी के साथ समझाने वाले, ठीक है। स्टोरी समझेंगे। पहली सदी की बात करेंगे, जब आप बिल्कुल पैदा भी नहीं हुए थे, क्योंकि आप जो 2nd ईयर में है कहाँ पैदा हुए होंगे ना, 1800 ईस्वी में नहीं होंगे ना। तो दैट्स वाई तो हम एक स्टोरी के साथ करेंगे। जो क्लासिकल थ्योरी आती है इसके अंदर, मैनेजमेंट की क्लासिकल थ्योरी आती है, न्यो क्लासिकल थ्योरी आती है, और मॉडर्न क्लासिकल थ्योरी आती है। आप इस जनरेशन के हैं, ये जनरेशन है आपके पेरेंट्स की, ये जनरेशन है आपके ग्रैंडफादर की, ग्रेट ग्रैंडफादर्स की, ये उनकी जनरेशन है, राइट। सो हम इनको इस तरह से कैटेगराइज करेंगे। तो आप बच्चे हैं तो आप इसमें आ जाएं, आपके जो मम्मी पापा हैं वो थोड़ा इसमें आ जाएंगे, जो आपके जो ग्रैंडफादर हैं, जो दादा दादी हैं, वो थोड़ा इसमें आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये 1900 की सदी की है, ये 1900 की मिड की है, ये एट प्रेजेंट की है, ठीक है जी। सो सबसे पहले हम क्लासिकल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिकल थ्योरी देखिए क्या होता है, जो पहले मैं समझा रही हूँ वो करने के भी इतना सब चीज़ देखिए, क्योंकि मैंने इस छोटे से पैराग्राफ में सारी चीज़ें, जितना बड़ा पेज लिखा हुआ है ना आपकी बुक के अंदर, वो सारा एक पॉइंट्स के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया।
तो जो क्लासिकल थ्योरी है ना, सबसे पहली बात तो ये सबसे सिंपल थ्योरी है, सिंपल ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल थ्योरी है। अब मैंने बोला कि आपके दादा परदादा के टाइम की है तो ओल्डेस्ट तो होगी, ट्रेडिशनल है, पुराने रीति रिवाजों की है। और ये कब की है? 1900 की, 1990 की नहीं है, 1900 है, हाँ 1900 की, 1900 सदी के बीच के अंदर ही आई थी। ठीक है, इसका मेन फोकस क्या था उस टाइम पे? क्या है, इंसानों को जानवर माना जाता था। जानवर समझते हैं कि लोगों से क्या करना है, जो कंपनी में के अंदर काम करने, अपने व्यापार के अंदर कोई दुकान के ऊपर काम करने वाले बच्चे को या फिर कोई व्यक्ति को इस तरह से ट्रीट किया जाता था कि उससे जितना हो सके ना काम करवाओ, जितना हो सके काम करवाओ। उसकी हेल्थ, उसकी सोसाइटी, उसकी वेलफेयर, उसकी एजुकेशन, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा था, बस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। क्लासिकल थ्योरी ये कहती है, क्लासिकल थ्योरी केवल और केवल फोकस करती है, फोकस ऑन किसके प्रॉफिट के लिए? प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। काम किया जाए वो सारा किसके लिए किया जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चाहे उसकी सक्सेस है, चाहे उसकी एफिशिएंसी है, कोई भी काम हो वो सारा, यहाँ पे सक्सेस की स्पेलिंग लिखनी रहती है, एक सेकेंड, सक्सेस, ठीक है। अब मैं थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग लिख दूंगी, बट आपको क्या समझ लेना है, मैं क्योंकि वर्डिंग साथ बोल रही हूँ, क्योंकि लेंथी लेक्चर हो जाएगा अगर मैं प्रॉपर लिखने लगी तो ये केवल फोकस किसके ऊपर करता है? ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के ऊपर, कि हाँ हमारी कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न करें। एम्प्लॉई के, वर्कर्स के बारे में कोई भी पॉइंट नहीं देखा जाता। ये होती है क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, तो अब यहाँ जो लिखा है ना, यही लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा हुआ मैंने। ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल है, इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है जी, मोर फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के ऊपर। मैन इज ट्रीटेड एज ए लाइक ए एनिमल, एनिमल माना जाता है उसके, इन लोगों को, मैन को, इंसानों को एनिमल माना जाता है। एम्प्लॉय की कुछ भी नहीं सुनी जाती, अगर वो एडवाइस देना चाहे ना तो उनकी सुनी नहीं जाएगी। जो ऑर्डर ऊपर वाले से दे दिया नीचे तक फॉलो होगा, उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। बट एट प्रेजेंट क्या होता है कि हम रिस्पॉन्स भी देते हैं, वो अगर वो अच्छा लगे तो मैनेजमेंट मान भी लेती है, नहीं तो। बट पहले के टाइम में, दादा परदादा के टाइम में जो क्लासिकल थ्योरी आई थी उसमें एम्प्लॉय की तो सुनी नहीं जाती थी। ठीक है जी, फिर ये क्लासिकल थ्योरी ना 3 पार्ट्स में बढ़ती है, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज ब्यूरोक्रेटिक, सेकंड इज साइंटिफिक एंड थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेशन। ब्यूरोक्रेटिक, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेशन, इन तीनों को इस क्लासिकल थ्योरी के पिलर कहा जाते हैं, क्योंकि इस पे खड़ी है ना, 3 पिलर हैं, 3, एक है ब्यूरोक्रेटिक है, एक है हमारी साइंटिफिक है, एक है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है। तो घर बना लिया इसने, क्लासिकल ने, कि दादा परदादा ने अपने घर बना लिया, और ये आगे हैं ब्यूरोक्रेटिक, साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन तीनों का क्या रोल है? ये तीनों एग्जाम के अंदर आती है, 100% आती है, लिख लीजिए, 15 नंबर में आएगी बीकॉम क्लास के अंदर। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 5, पता है इस बात का, 5 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी आगे समझ में क्या है, बहुत पुरानी थ्योरी है, बहुत ज़्यादा पुरानी थ्योरी है। अब आपके जो ग्रैंडफादर है, मीन्स की दादाजी हैं, उनके हुए 3 बेटे, तो यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी के भी 3 पिलर है। मैंने बताया अभी आपको 3 पिलर है, तो 3 बेटे हुए। तीनों की सोच जो है बिल्कुल अलग अलग है अपने बिजनेस को लेकर। एक की बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी है, एज इट इज़ क्लासिकल की तरह है, वो केवल एम्प्लॉय को नहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को देखता है। दूसरा थोड़ा लेबर के बारे में सोचता है। तीसरा क्या है, मैनेजमेंट के बारे में सोचता है। तीनों की सोच बिल्कुल थोड़ी सी अलग अलग है। तो तीनों की सोच को पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है ब्यूरोक्रेटिक, और उस पर्सन का नाम क्या है, इसके पहले बेटे का नाम मान लेते हैं हमारा मैक्स वेबर, जिसने ये ब्यूरोक्रेटिक मॉडल दिया है। स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ कि आसान हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स है, आपको याद करने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, और ये कहते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन ना, सबको रूल बनाने पड़ते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, वो तो नॉर्मल सी बात है। और ये कहते हैं कि मैं फॉलो करूँगा फॉर्मल मेथड। फॉर्मल मेथड पता है हमारे पास 2 मेथड थे कम्युनिकेशन के अंदर, हमने पढ़ा भी है, अभी पढ़ भी रहे हैं, आपका सिलेबस भी है कम्युनिकेशन का, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर क्या होता है कि आप एक प्रिस्क्राइब पाथ यूज़ करते हैं, प्रिस्क्राइब रूल रेगुलेशन का फॉलो करते हैं फॉर आप जब कभी किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं। मीन्स कि अगर आपको क्या है मैसेज पहुँचाना है, ये टॉप मैनेजमेंट है ना, अगर सब नीचे तक लोअर मैनेजमेंट तक क्या है बात पहुंचानी है, और लोअर को फिर एम्प्लॉय तक बात पहुंचानी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा,
पहले मिडल लेवल के मैनेजमेंट के साथ क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, फिर वो नीचे देगा, फिर ये नीचे। ये होता है फॉर्मल, जब आप क्या है पूरे प्रिस्क्राइब पाथ का यूज़ करते हैं, किसी प्रोसेस का जब यूज़ करते हैं, पूरी रूल रेगुलेशंस जो होती है ना, उसे बोलते हैं हम फॉर्मल मेथड। तो ये कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक, मैं केवल फॉर्मल मेथड यूज़ करूंगा, मैं नीचे वाले पर्सन की नहीं सुनूंगा, मतलब ये इन्वर्स नहीं होने वाला, केवल ऊपर से नीचे की ओर आएगा, नीचे से ऊपर की ओर नहीं आएगा। तो चेन कमांड का यूज़ करता है ये, नॉट इन्वर्स, दैट्स अ फॉर्मल मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा कठोर है। क्यों? क्योंकि ये केवल नीचे की ओर लेके आते हैं, इन्फॉर्मेशन नीचे आती है, ऊपर नहीं जाती। अगर कोई प्रॉब्लम है एम्प्लॉयज़ को, वो ऊपर नहीं जाएगी, वो कहते हैं जो मैंने बोला है वही करो, तुम्हारी मर्जी नहीं चलने वाली, मैं जो कहूँगा वो करो। इसने बिजनेस खोला, ये ऐसे काम करता है कि मैं जो बोलूँगा तुम वो करो। वो सोचता है कि ऐसे काम करवाने से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऐसे काम करवाने से एम्प्लॉई जो है अपनी मनमर्जी कम करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसे रिजिड टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इसका और करैक्टरिस्टिक्स के अंदर हमारे पास 3 पॉइंट आ जाते हैं कि टॉप टू डाउन अप्रोच है, समझ में आ गया, फॉर्मल है। ऑर्गेनाइजेशन मेंबर जो होंगे ना, जो एम्प्लॉई होंगे ना, उसे हम क्या कहेंगे, ब्यूरोक्रेट्स कहेंगे। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब क्या होता है, ब्यूरोक्रेट का मतलब पता है क्या है, नौकरशाह, नौकरशाह, नौकरों की तरह काम करना, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनकी कोई वो नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है उस बिजनेस के अंदर, बस काम कर रहे हैं, एनिमल की तरह ट्रीटमेंट दी जा रही है, दैट्स अ ब्यूरोक्रेट। उन्हें हम नौकरशाह पर्सन कहेंगे। उसे चाहे वो स्किल्ड है चाहे अनस्किल्ड है, उन्हें केवल अपने मालिक के द्वारा दिया गया काम ही करना है। ठीक है जी। वाइल भी परफॉर्म द जॉब, जब वो परफॉर्म कर रहे हैं, जॉब काम कर रहे हैं ना, जब वर्कर, उसकी बात कर रहे हैं। ये कहते हैं दीज आर द वेरी इम्पर्सनल रिलेशन। जब हम काम कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर ना जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होता है। पर्सनल रिलेशन मीन्स कि कोई किसी भी तरह की ह्यूमैनिटी की, कोई इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। काम करा, जाओ घर, पैसे मिल जाएंगे काम किए हुए के महीने के एंड में, बस ये। तो इम्पर्सनल रिलेशन है, उनके बीच में कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा ये ब्यूरोक्रेटिक। अब ये बात करते हैं हमारे ब्यूरोक्रेटिक की मैनेजमेंट के कुछ एक फीचर्स हैं जो आपकी बुक्स के अंदर भी दी हुई हैं। सबसे पहले कहते हैं कि फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस। फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में फॉलो करना है। ऑल एम्प्लॉय आर ट्रीटेड इक्वली, हर एक एम्प्लॉय क्या है, ट्रीट कर रखा है इक्वली, क्योंकि उसका किसी के साथ पर्सनल रिलेशन नहीं है, तो सारे एम्प्लॉय इक्वल हैं। सो प्रमोशन बेस्ड ऑन कम्पिटेंस, तो प्रमोशन जो होगा ना, मतलब कि जो उनकी लेवल ऑफ पोस्ट में जब इंक्रीमेंट होगा ना उनकी, जैसे कि अब क्या है, सिंपल पीएन है, फिर उसे क्या बना दिया जाएगा, नॉर्मल असिस्टेंट बना जाएगा, फिर क्या है, सुपर असिस्टेंट बना दिया जाएगा। ऐसे क्या होते हैं, प्रमोशन होगी किसके बेस पे, कंपिटेंसी के बेस पे। बायसनेस नहीं होता, जो जैसा काम करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो कंपिटेंस है, उनकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, उनका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि एक्चुअल में वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनका कितने सालों का एक्सपीरियंस है, कितने पढ़े लिखे हैं वे लोग, उनके बेस पे उनका क्या किया जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा। कैरियर ओरिएंटेशन की अगर बात की जाए, तो कैरियर ओरिएंटेशन का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, ठीक है, मान लो कि आप ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक की बात की जा रही है, जो पर्सन ये कहते हैं कि जो भी मेरी कंपनी में काम कर रहा है ना, उसे क्या है, मेरे जो रूल रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर फॉलो किए तो उन्हें किसी भी तरह की फाइन और पेनल्टी को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, मतलब किसी भी तरह की उनको दंड नहीं दिया जाएगा। अगर फॉलो नहीं किए, उन्हें क्या है, पे द फाइन भी पे करना पड़ेगा, उन्हें टर्मिनेट भी किया जा सकता है, मतलब निकाला जा सकता है, और भी दंड दिए जा सकते हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए कहा जा सकता है। तो दैट मीन्स करियर ओरिएंटेशन क्या है, जैसा वो कहे वैसा वो करो, उसके अगेंस्ट में कभी ना जाओ, वो कहता है बस। नेक्स्ट कहते हैं कि इम्पर्सनल रिलेशन बाय द बिटवीन एम्प्लॉय या फिर पीपल और एम्प्लॉय के बीच में इम्पर्सनल रिलेशन है। आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि जो काम है ना उसको प्रॉपरली डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद वो भी डिवाइड कैसे करना है, स्पेशलाइजेशन के बेस पे। अब मान लीजिए मेरे पास क्या है, 10 पर्सन है, ठीक है, 10 पर्सन है, 10 के 10 में क्या है, अलग अलग क्वालिफिकेशन है, अलग अलग उनके अंदर परफॉर्मेंस करने की कैपेबिलिटी है। एक क्या है,
अब जैसे मान ले एग्जांपल यहाँ पे ना मैं शादी का ले लेती हूँ, ठीक है। शादी हो रही है, ब्यूरोक्रेटिक जो पर्सन है मैक्स वेबर के घर में शादी हो रही है। उसने क्या किया, उनके घर में 10 पर्सन थे, उसकी आगे फैमिली बढ़ती गई, ठीक है। 10 पर्सन थे, 10 पर्सन को उनके यहाँ पे ना उनकी बेटी की शादी थी, तो उसने क्या किया, जो सूट जो सिलते हैं उसको अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जो बाहर के काम करेगा उसको अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, जो कोई और काम करेगा कि रॉ मटेरियल लाने के लिए, मतलब कि खाना बनवाने के लिए वो जो सामान लेके आएगा वो अलग उसको, मतलब कि स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनमें कैपेबिलिटी है। कोई ऐसे थोड़ी ना किसी को दे देंगे सूट सिल ले भाई तो चलो इसको सूट को तैयार कर, नहीं ना, जिसको आता है उसी को देंगे ना। तो उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनके वर्क को डिवाइड करना, दैट्स अ पॉइंट ऑफ प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट कहते हैं कि इट इज़ है हायरार्की प्रोसेस। हायरार्की प्रोसेस होती है एक लाइन प्रोसेस है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये फॉर्मल मेथड है, ठीक है। ये इसकी फीचर्स हैं। मेरिट डिमेरिट इसके ऊपर ही आ जाएंगी, बस मैं आपको की पॉइंट समझा देती हूँ। ये क्या है, टॉप डिसीजन होगा यही वाला, अगर इसने ये जो पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट पे जिसने डिसीजन लिया है वो एंड तक जाएगा, बीच में कोई चेंज नहीं होगा। इम्पर्सनल रिलेशन है वो हमने अभी पढ़ लिया है यहाँ पर, ठीक है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स यूज़ किया जाता है, वही आ जाता है, टॉप डिसीजन होगा तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स तो होगा ही होगा। 1990 में मैक्स वेबर ने किया था, ये इसकी फैमिली के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया कैसे काम करेगा ये, ठीक है। ये फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन के, ओ मीन्स की ऑर्गेनाइजेशन के गेन पर, मैन इज एनिमल, मैन को एनिमल मानता है, ठीक है। अब इसका जो क्या है, क्लासिकल का जो ग्रैंडफादर है ना, ये जो क्लासिकल ग्रैंडफादर है इसका दूसरा बेटा आ गया। वो कहता है मेरी ये सोच नहीं है जैसे ब्यूरोक्रेटिक मेरे दूसरे भाई की थी, मेरी थोड़ी सी अलग सोच है, जिसका क्या नाम है, F.W. टेलर, जिसे हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाते हैं। ये फादर है हमारे, जैसे कि हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं उन्हें क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता, है ना। तो इसी तरह से फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक याद रखना क्योंकि ये साइंस के रिगार्डिंग ये बात करते हैं, कंसेप्ट के बेस पे का बात करते हैं सारी बातें, ठीक है। ये जो थ्योरी है लगभग क्या है, लगभग 1910 के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं ना कंपनी के अंदर वो उन्हें यूज़ करते थे। और ये कहता था मैं फोकस करता हूँ इम्प्रूवमेंट द एफिशिएंसी के ऊपर, कि जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी, जो लेबर है उनकी एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन की नहीं। ऑर्गेनाइजेशन एक अलग पॉइंट है, बट मैं वर्कर्स की एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ऊपर किसके ऊपर करा था, एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और क्या था उसमें, गेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट ये क्या कर रहा है, वर्कर, लेबर के ऊपर एम्फिसाइज कर रहे हैं, वर्कर की महत्वता बता रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसी होनी चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, 100% आता है। इसकी प्रिंसिपल्स के ऊपर आ जाता है, एक हेनरी फ्यूल है उसके ऊपर आता है। तो इसका वैसे जन्म तो हुआ था 1856 में। जो हेनरी फ्यूल जी है, ये जो सेकंड पुत्र है इसका, 1856 से लेके 1915 तक उसकी टाइम ड्यूरेशन थी, ठीक है। और उसका करियर जब स्टार्ट हुआ था 1878 में। एक क्या है, मिडवेल स्टील कंपनी के अंदर काम करते थे, यूएसए के अंदर थी, और उस टाइम पे वो लेबर की पोस्ट पे अपॉइंट हुए थे, मीन्स कि एज ए लेबर वहाँ पर काम करते थे। जैसे जैसे उन्होंने हार्ड वर्क किया, जैसे जैसे उन्होंने डेडिकेशन से काम किया, वो उनकी अपॉइंटमेंट कहाँ हुई, चीफ इंजीनियर की पॉइंट, सेम कंपनी के अंदर 6 साल के बाद चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे वो अपॉइंट हो गए। दैट मीन्स उनका जो पाथ क्या रहा, लेबर से लेके चीफ इंजीनियर, मिडिल लेवल तक तो पहुंचेंगे ना, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, सॉरी वो तो, ये चीफ इंजीनियर है। ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू फ्यूल के अकॉर्डिंग कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट डील विद द नोइंग अबाउट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड चेक बेस्ट वे ऑफ नॉट। ये कहते हैं कि फ्यूल के अकॉर्डिंग कहते हैं कि अगर आप किसी से काम करवाना चाहते हैं ना, वर्कर से काम करवाना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप करवाना क्या चाह रहे हैं। पहले आपको खुद, मीन्स कि एक मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस चाहते हैं आप वर्कर से। अगर चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होगा, मेथड क्या होगा उसका। कहीं टाइम पास तो नहीं कर दे वर्कर, आप उन्हें काम दे दें, उन्हें कुछ नहीं पता है कैसे करना है, तो टाइम पास तो नहीं कर रहे। तो ये पता होना चाहिए व्हाट यू वांट मैन टू डू, क्या करवाना चाहते हैं आप पर्सन से, और चेक करना कि बेस्ट वे है या नहीं है। उस चीज़ को जो टेलर है उसके ऊपर एम्फिसाइज करता है, ठीक है जी। तो इसके बाद कहता है कि इसने क्या है, हमारे पास
4 फंक्शंस हैं इसकी, फिलहाल आपके बुक के अकॉर्डिंग करवाती हूँ मैं, क्योंकि ये जो सिलेबस है ना हर जगह आते हैं, हेनरी फ्यूल का सिलेबस हर जगह आता है, कहीं पे जा लो हर जगह आते हैं। सबसे पहले आपके यहाँ पे प्रिंसिपल है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं हेनरी फ्यूल F.W. टेलर के क्या है प्रिंसिपल बन सकती है, किस सिद्धांतों को मानता था। साइंटिफिक का तो प्रिंसिपल तो मानेगा। सबसे पहले कहते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ रूल एंड थंब, रिप्लेसमेंट भी बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ साइंस फॉर द रूल ऑफ थंब। ये कहते हैं कि आपको ना रिप्लेस करना है जो रूल है ना और जो थंब का सिस्टम चला है, जहाँ चाहाँ वही अंगूठा लगा दिया, आपको पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि ऑल वर्क इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी नॉट हिट एंड मिस मेथड। ये कहते हैं कि हर एक काम जो परफॉर्म कर रहे हो ना साइंटिफिक वे से होना चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, कारण होना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल क्या होते हैं बेस्ड ऑन अ काज एंड इफेक्ट। अगर आप कर रहे हो तो उसका कारण जरूर होगा। अगर आप पढ़ोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कारण क्या होगा, समझ रहे हैं ना, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो ये क्या होता है, हमेशा जो भी काम करे तो आप एक साइंटिफिक मेथड से करें, ये ना हो कि पहले किया फिर गलत कर दिया फिर दोबारा से ठीक कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल की बात, आप एक मैनेजमेंट में हैं, आपको अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट करने के काफ़ी सारे मेथड हैं। एडवर्टाइजमेंट करने के जैसे कि यहाँ पर लिखती हूँ मैं, देखिए दिखाई दे रहा है सबको, यस। तो इंटरनेट भी है, ठीक है जी, इंटरनेट के साथ मैगजीन भी है, ठीक है, आपके पास न्यूज़पेपर भी है ना, और आपके पास क्या है, यूट्यूब है, इंटरनेट में ही आ जाएगा, फेसबुक है, FB, राइट। तो ये सभी चीज़ मेथड है, बट हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मेथड है डिफरेंट डिफरेंट होंगे। क्या पता मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए न्यूज़पेपर है या फिर मैगजीन है या मेरे लिए यूट्यूब है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेथड डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपको बेस्ट मेथड सेलेक्ट करना है, देन उसको यूज़ करना है। ये नहीं है कि पहले आप इंटरनेट यूज़ कर लो, इंटरनेट से कोई फ़ायदा नहीं मिला तो आप मैगजीन पे आ जाओ, मैगजीन से कोई फ़ायदा नहीं मिला तो न्यूज़पेपर पे आ जाओ। नहीं, हिट एंड मिस का मेथड यूज़ नहीं करना है, आपको करेक्ट मेथड यूज़ करना है, बेस्ट मेथड यूज़ करना है। थिंकिंग बिफोर डूइंग, यही बात कर रहे हैं कि काम करने से पहले आपको सोचना है। जैसे हम ये कहते हैं ना कि बोलने से पहले ये सोचो कि आप बोल क्या रहे हैं, क्योंकि बोले हुए वर्ड वापस नहीं आते। जैसे मैं अब बोल रही हूँ तो मुझे पूरी सोच समझ के बोलना पड़ रहा है, बट एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप उसे मुझे बताना, क्योंकि मुझे पता चले, क्योंकि फ्लो में पता नहीं लगता कि मैं फ्यूल बोल, जैसे अभी मैंने बताया कि मैंने गलती की फ्यूल और टेलर, तो टेलर के पढ़ रहे हैं, फ्यूल अभी आगे आने वाला भाई है, ठीक है, तो टेलर के हैं। तो ये क्या है, गलतियां ना हो, बोलने से पहले मतलब काम करने से पहले 10 बार सोचें कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि कॉन्स्टेंटली नोट यूज सेम मेथड इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड वर्क लोड। ये कहते हैं कि जो थंब एंड नेल है, आप हर बार क्या करते हैं कि एक ही मेथड यूज़ करे जा रहे हैं, एक ही मेथड यूज़ करे जा रहे हैं। हर बार आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो इंटरनेट का यूज़ करे जा रहे हैं, आपने ये नहीं देखा कि इससे क्या रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि कॉन्स्टेंटली सेम नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। अगर आपके पास पैसे के रिसोर्सेज कम आ गए, फंड कम हो गया, तो आपको दूसरा मेथड यूज़ करना चाहिए। ये नहीं है कि आपको इंटरनेट ही करें, नहीं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उसे यूज़ करो। तो ये कहते हैं कि रिप्लेस ऑफ रूल एंड थंब, जो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है उसे प्रॉपरली देखें कि एक्चुअल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है या नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट अमंग द वर्कर एंड द मैनेजमेंट। ये कहता है, ये जो दूसरा भाई है ना FW टेलर है ना, ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो फादर है, ये कहता है कि वर्कर और मैनेजमेंट पे ना थोड़ा सा कॉर्पोरेशन होना चाहिए। वर्कर मैनेजर को समझे, मैनेजर वर्कर्स को समझे। ये ना हो कि दोनों एक दूसरे के अंदर क्या है बुराइयां करते रहे, कॉन्फ्लिक्ट आता रहे, नहीं। ये कहते हैं कि मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन वैसे आगे मैं अभी समझा देती हूँ। ये कहते हैं कि दोनों के बीच, दोनों के अंदर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों के अंदर एक क्या है, एक इस तरह की स्पिरिट होनी चाहिए, इस तरह की भावना होनी चाहिए कि वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के लिए काम करें, कि उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो तो वर्कर्स को क्या फ़ायदा होगा कि उनकी वेजेस इंक्रीज हो जाएगी, उनकी वेतन जो है सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। और मैनेजमेंट के लिए क्या बेनिफिट है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, उसकी अच्छी गुडविल हो रही है ना। तो ये चीज़ें क्या है, मेंटल रेवोल्यूशन, उनके दिमाग के अंदर क्रांति होनी चाहिए कि हाँ हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करना है, ठीक है जी। बोथ आर अंडरस्टूड ईच अदर, दोनों अपने अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के
फीलिंग्स को समझे कि मैनेजमेंट क्या चाहती है मुझसे। ये ना हो कि वर्कर ऐसे हैं कि मैनेजमेंट उनको सर्विस दी जा रही है, उन्हें अच्छी तरह से फैसिलिटी दी जा रही है, पर उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। नहीं, दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझे। यही आ जाते हैं नेक्स्ट हमारी हारमोनी। हारमोनी के अंदर भी यही है कि ओपन माइंडेड होना चाहिए। जो ये देखिए, जैसे कि आपको भी पता है कि चेन के हिसाब से चलती है। टॉप मैनेजमेंट होती है, मिड मैनेजमेंट होती है, लो मैनेजमेंट होती है। स्टार्टिंग में बताया था मैंने। देखिए, तो वर्कर के अंदर ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि जो मैनेजर है वो केवल काम करवाने के पर्पज से ही हमें बोलता है, और मैनेजर को ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि वर्कर जो है हमेशा टाइम पास करते होंगे, चलो मैं उनको चेक करके आता हूँ। ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए। कारण क्या है, इससे क्या है, आपका टाइम सेव हो जाता है। मैनेजमेंट के अंदर क्या है, इससे टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि अगर वो बार बार उसको सुपरवाइजर करने के लिए, उसको बार बार क्या है देखने के लिए जाएगी, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा ना। तो क्या होना चाहिए, हारमोनी होनी चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को समझे, कॉर्पोरेशन होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। ये कहते हैं कि जो हमारे पास प्रिंसिपल है ना वर्कर्स के लिए, वो क्या होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। जो काम कर रहे हो साइंटिफिकली होना चाहिए। साइंटिफिकली मैंने बता दिया कि जो कर रहे हो उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर डू बाय साइंटिफिक मैनर। साइंटिफिक मैनर से उसे करें। ये ना हो कि ऐसे ही करते जा रहे हैं, बिना कोई प्रोसेस, बिना कोई मेथड का यूज़ करे जा रहे हैं, बट उसे कोई बेनिफिट नहीं निकला। ठीक है। बिकॉज वन रॉन्ग अपॉइंटमेंट, अगर आपने कोई एक पर्सन को भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गलत तरह से अपॉइंट कर लिया ना, मतलब कि वो कैपेबल नहीं है, वो पर्सन, वो उसमें क्षमता नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की, फिर भी आपने उसे क्या कर लिया, अपॉइंट कर लिया, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, बिगाड़ सकता है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो दैट प्रॉपर ट्रेनिंग बेनिफिट दोनों के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है और एम्प्लॉय के लिए भी है। क्या क्या हो सकती है, आपके माइंड में कुछ आ रहा है? एम्प्लॉय की तो क्या है, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, है ना, उसकी जितनी योग्यता बढ़ेगी उतनी ज़्यादा वो काम करने की इच्छुक होगा। अगर आपको कोई काम आता है तो आपका होगा ना कि हाँ मुझे आता है, मुझे दो ही काम करने के लिए, है ना। बट अगर आपको आता ही नहीं तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं होगा आपका, तो नॉर्मल सी बात है। तो एफिशिएंसी के साथ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। बट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, प्रॉफिट होगा। ठीक है। एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो कम होंगे। एक्सीडेंट्स मीन्स कि जो काम जिस तरीके से करना था अगर वो उस तरीके से ना हो तो लॉस कम होंगे, तो प्रॉफिट जनरेट हो गया। तो एक्सीडेंट इसके साथ एकदम से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। क्लियर। सो यहाँ तक थे कि ये जो FW टेलर है, जो सेकंड जो इसका लड़का है, किसका, क्लासिकल थ्योरी का। पहला कौन था, ब्यूरोक्रेटिक। दूसरा कौन है, FW टेलर, जिसमें अंदर आते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेटिक के अंदर जो मैक्स वेबर थे पहला, वो कहता है कि केवल और केवल मैं तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचूंगा, कोई वर्कर का बीच में इंटरफेरेंस नहीं है, बस काम करो, पैसे लो और जाओ। बट ये कहता है कि वर्कर इस तरह से नहीं होते, वर्कर्स को समझो थोड़ा, वर्कर को समझोगे वो आपको कुछ रिजल्ट देगा, राइट। तो यहाँ पे जो टेक्निक है कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो 7 टॉपिक है दिखाई दे रहे हैं, 7 टॉपिक है आपके, वो बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले देखना है कि कैसे आप काम कर रहे हैं, स्टडी ऑफ वर्क। इसने देखा कि कैसे एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको कैसे हम रिस्पॉन्स कर, कैसे क्या है आउटपुट कर रहा है, कैसे कितने टाइम लगा रहा है, वो हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये लेंथी पॉइंट था, पहले हम इसको कर लेते हैं। साइंटिफिक टास्क प्लानिंग। साइंटिफिक टास्क प्लानिंग होता है कि आपको ये पता होना चाहिए, आप प्लानिंग कर रहे हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कब करने हैं, किसी काम को परफॉर्म करना है। जैसे कि अब मैंने जैसे कि ये लेक्चर बनाने के लिए सबसे पहले तो नोट्स बनाए थे। ठीक है। किस लिए बनाए, आप लोगों के लिए बनाए। कब मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी, कब इसको मैं क्या है मुझे टाइटल लिखना है, कैसे मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिखूंगी, कैसे आपको PDF नोट्स इसके अवेलेबल होंगे, राइट। तो ये जो PDF नोट्स भी अवेलेबल हो सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों की अरेंजमेंट की है मैंने, प्रॉपर अरेंजमेंट की है। तो ये क्या है, व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रही हूँ। व्हेन इज़ टू बी डन, कब करना चाह रहे हैं, मैं अभी कर रही हूँ फिलहाल। वेयर इज़ टू डू, कहाँ करोगे, फिलहाल मैं अपने सेंटर पे कर रही हूँ। वूम टू डू, कौन करेगा इसे, मैं कर रही हूँ। तो ये क्या है, मेरी एक प्लानिंग है। तो साइंटिफिक प्लानिंग होनी चाहिए। व्हेन टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, वेयर टू डू, ये सारे प्लानिंग के पार्ट्स हैं। आई नो, यू नो। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। ठीक है जी। प्लानिंग करने के बाद ये कहते हैं कि सिलेक्शन और ट्रेनिंग, जो भी हमने पढ़ा कि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, राइट पर्सन एट राइट पोजीशन। ठीक है जी। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है,
स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि बिजनेस की हर एक एक्टिविटी को, क्या है, बिजनेस की हर एक एक्टिविटी को आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अंदर सेग्रीगेशन करना है, मतलब बांट देना है। आपकी बुक के अंदर भी ऐसे देखो दिए हुए हैं, शॉर्ट में लिखा हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं है। एक तरह की ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस की डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना, उन सभी को हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड करना है, स्टैंडर्ड देना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफरेंट वेजेस रेट सिस्टम। आपको पता है जो FW टेलर है, ऐसे नहीं साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो फादर कहलाता है, क्योंकि इसने ये भी प्रिंसिपल कहा हुआ है। आगे आप पढ़ोगे ना अपनी आगे मैनेजमेंट के अंदर, डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम का मतलब क्या होते हैं कि वेजेस कैसे देते हैं, टाइप ऑफ वेजेस क्या होती है, कि मतलब कि लोगों को वेतन कैसे देना है। एक तो होता है टाइम के अकॉर्डिंग, एक होता है वर्क के अकॉर्डिंग, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। एक होता है जितने घंटे काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, उसमें वर्क नहीं देखा जाएगा, उसमें टाइम पीरियड नोट किया जाएगा, ठीक है, ये होता है। बट इसने क्या कहा है कि वेजेस रेट जो सिस्टम होगा ना, किसके ऊपर होगा, हमारे वर्क डूइंग के ऊपर। जितना पीस रेट सिस्टम, मतलब कि मान लीजिए आपको क्या है, ये जो पेजेस है, पेजेस का एग्जांपल लेती हूँ, जो पेज बनाने वाली पर्सन है उसे बोला गया कि अगर एक पेज का बंडल बनाएगा ना तो तुझे मिलेंगे 100 रुपये। अगर वो 10 बनाएगा तो उसके 1,000 रुपये हो जाएंगे, अगर वो 20 बनाएगा तो 2,000 रुपये हो जाएंगे। तो उसके बनाने की वर्किंग डूइंग के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे वेजेस कितने मिलेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जो ओनली एफिशिएंट और इनएफिशिएंट के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है कौन, FW टेलर। ये कहते हैं कि एफिशिएंट पर्सन की मेरे यहाँ पर क्या है, प्लेस है, जगह है मेरे बिजनेस के अंदर। इनएफिशिएंट का कोई काम नहीं है, आप इनएफिशिएंट है तो प्लीज़ आप जा सकती हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में डिफ्रेंशिएट करके जो एफिशिएंट है उस पर्सन को वेजेस देता है ऑन द बेसिस ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, हाउ मैनी क्वांटिटी यू विल बी प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेपरेशन और फंक्शनल फॉर्मेनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट। ये कहते हैं कि फंक्शनल फॉर्मेनशिप कहते हैं कि काम को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। उसने भी डिवाइड किया था, बट स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था, बट उनकी ये नहीं पता था कि एक्चुअल में उसकी है या नहीं है। बट इसने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट के अंदर उसने क्या किया, काम को डिवाइड कर दिया, और ईच पार्ट को क्या कर दिया, उन लोगों को दे दिया जो एक्सपर्ट हैं, जो उस काम को करने के लिए जानते हैं। तो क्या होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। तो सेपरेशन का मतलब होता है बांट देना, ठीक है, उनके फंक्शन परफॉर्म के अकॉर्डिंग। अब देखिए कंपनी के अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, HR डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट होता है, सेल डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अब ये थोड़ी ना है कि रिसर्च डिपार्टमेंट का काम हम HR को दे देंगे, HR का काम हम सेल को दे देंगे, सेल का काम हम किसी और को दे देंगे, नहीं ना। इनकी कैपेसिटी, इनकी एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग इन्हें काम को हम एलोकेट कर देंगे, इन्हें दे देंगे। आप प्लीज़ मेरी वर्डिंग के ऊपर जाइए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा सुनते हैं ना उतने ज़्यादा आप सीखते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है मेंटल रेवोल्यूशन। समझ में आ गया कि उनके चेंज करना एटीट्यूड को, किसके, मैनेजमेंट और वर्कर्स के एटीट्यूड को चेंज करना, दैट्स अ पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ वर्कर्स। वर्कर को, ये पहला जो पॉइंट है हमारा, इसको अब हम करते हैं स्टडी ऑफ वर्कर्स। क्या कहता है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्कर कहते हैं कि जो काम करने का तरीका है ना, वो डिटरमाइन कर रहा है कि उसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, काम करने का जो मोटिव क्या होना चाहिए, उसका काम करने का मोटिव होना चाहिए कि जो आउटपुट है उसे वो क्या करे, इंक्रीज करे, मैक्सिमाइज द आउटपुट। अगर आउटपुट इंक्रीज होगा तो नॉर्मल सी बात है, प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, है ना। और मिनिमम एफर्ट के साथ वो काम करे, मिनिमम एफर्ट के साथ मतलब कि वो अपने आउटपुट को जनरेट करे, मतलब वो काम करे, और कॉस्ट तो नॉर्मल सी बात है कम आएगी। मीन्स कि एक इफेक्टिव मेथड यूज़ करना है, ये नहीं है कि कोई भी मेथड फंसा उसी को अडोप्ट कर लिया, नहीं, एक प्रॉपर सिस्टम के साथ काम करना है। अगर आपको आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो ऐसा मेथड यूज़ करें जिससे क्या है, एफर्ट्स क्या है, कम लगे। एफर्ट्स कम लगेंगे तो नॉर्मल सी बात है कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कहते हैं कि ओनली एफिशिएंट वर्कर इज प्रेफर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। पहले बोल दिया कि केवल एफिशिएंट वर्कर ही हमारी कंपनी के अंदर आ सकते हैं, अदरवाइज आप टाटा बाय बाय करो, ठीक है। ये कहते हैं कि इसके अंदर 4 वो आते हैं, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग्यू स्टडी।
इसने बोला कि जब आप काम कर रहे हो ना, तो मैंने उसने जो वर्कर्स का ये देखा कि कौन से मेथड से आप काम कर रहे हो, क्या गति क्या आपकी स्पीड है, कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हो, आप थक रहे हो तो क्यों थक रहे हो, थकने के बाद जो आपका रेस्ट दे दिया जाता है उसके बाद आपकी क्या परफॉर्मेंस है, वो मेजर किया इसने। ये कहते हैं कि मेथड स्टडी के अंदर इसने सोल्यूशन निकाला है कि जब आप मेथड स्टडी क्या कहते हैं कि आपके काम करने का तरीका। अब देखो मेरे पास तीन मेथड थे, मेरे पास अभी 3 मेथड थे कि आपको ये टॉपिक करवाने के लिए। डायरेक्ट मैं बुक से करवा सकती थी, वहीं से आपको लाइन लगा सकती थी। दूसरा, मेरे लैपटॉप को यूज़ करके आपको पीपीटी के थ्रू प्रोवाइड कर सकती थी। तीसरा, ये जो नोट्स प्रोवाइड कर रही हैं, नोट्स के ऊपर मैं लिख रही हूँ, देन आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप से उसको प्रोवाइड करूँगी। तो ये है मेरा तीसरा मेथड। ये मैंने क्यों अडोप्ट किया, कारण पता है? क्योंकि देखिए हर एक टीचर्स को पढ़ाने से पहले नॉर्मल सी थोड़ा सा थ्रो आउट करना पड़ता है कि इसमें है क्या क्या चीज़, राइट। तो हर टीचर, ये नहीं कह रही मुझे भी, हर टीचर जितने भी वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि हर एक को अपना बेस्ट देने के लिए थोड़ा सी पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो टीचर है, चाहे कोई भी है, हर एक अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट देने के लिए वो प्रिपरेशन करता है। तो नॉर्मल सी बात है, मुझे बुक से ही पढ़ना पड़ता है। बुक के अंदर मैं पेन से नहीं भांट सकती थी, डीमेरिट मेरा वहाँ पर ये था, तो मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए। PDF जो है लैपटॉप से इसलिए मैंने नहीं प्रोवाइड की कि वहाँ पे लिखने की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी जल्दी नहीं होती, तो टाइम कंज्यूमिंग था। तो ये इतना मुझे ज़्यादा सही लगा, क्योंकि इससे क्या है आपको मिल भी जाएंगे नोट्स, और दूसरा कि मैं इसके ऊपर जैसे भी मुझे सर्कल लगाना है, जैसे मुझे लिखना है, वो मैं इजीली आपके एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो मेथड देखना है, तो मेरा मेथड ये था। तो वे ऑफ डूइंग द पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए मैंने इस मेथड का यूज़ किया। तो मेथड होता है काम करने के तरीके का ढंग, ठीक है। कॉस्ट, प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर किया जाता है कि किस मेथड से कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है, किस मेथड से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा और कॉस्ट क्या है कम होगी, एफर्ट्स हमारे कम लगेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे मेथड, क्योंकि मैं अपने से एग्जांपल ले रही हूँ। आप अपने से कीजिए कि मेरा जो एग्ज़ाम की तैयारी करने का मेथड क्या हो सकता है। एक तो मैं हर एक चीज़ लिख के करूँ, उसे एक पॉजिटिव पॉइंट है कि याद रहेगा, पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमर, पर पहले से आप अपनी आदत डालिए कि लिख के जितना हो सके। मैं अभी भी लिख के याद करती हूँ, सच्ची में। मैं बेसिक टीचर हो गई हूँ, आगे मुझे कोई भी एग्ज़ाम देना है ना अभी आगे, तो मैं क्या करती हूँ, लिख के करती हूँ, क्योंकि वो हमेशा मेमोरी में सेट हो जाते हैं, कि वो मैं हमेशा याद रहते हैं। हमेशा नोट्स बना के करती हूँ, तो तुम भी नोट्स बना के करो। तो मोशन स्टडी कहता है कि आपकी गति क्या है उस काम को करने के लिए। मीन्स कि वर्कर लेजीनेस की तरह काम तो नहीं कर रहा, वर्कर क्या है, मतलब वहाँ पे इंटरेस्टेड है या नहीं है, अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट अप करने के लिए वो ज़्यादा टाइम पास तो नहीं कर रहा। एग्जाम्पल के तौर पर कि अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दूँ, जैसे फर्नीचर का एग्जाम्पल लेती हूँ। फर्नीचर को काटने के लिए 2 मेथड, एक तो मशीन का यूज़ कर ले, अरे क्या है हमारे आरी होती है ना, आई होप रंदा बोलते हैं उसे, उसका यूज़ करते हैं। तो उसको जब आरी को यूज़ करते हैं हम बार बार, उस क्या है एक्स्ट्रा पार्टिकल को हटाते हैं, तो ये एक्स्ट्रा वर्क है ना, अननेसेसरी मूवमेंट है ना हमारे हाथ की, तो उस चीज़ को एलिमिनेट करना होता है मूवमेंट स्टडी के अंदर। तो मूवमेंट ऑफ वर्कर एंड मशीन वाइल डूइंग द जॉब, जब जॉब को कर रहे हैं तो वर्कर और मशीन की क्या मूवमेंट है वो मेजर किया है इसने। टाइम स्टडी के अंदर कहते हैं कि कब कितने टाइम के अंदर आपका है उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। फैटिग्यू स्टडी का मतलब क्या है, आप काम करके जो थक जाते हो और थकने के बाद जब आपको रेस्ट दे दिया जाता है और उसके बाद जब आपकी परफॉर्मेंस को चेकआउट करना पड़ता है, उसे बोलते हैं फैटिग्यू स्टडी। ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट अप करने के लिए आपको जो बीच में रेस्ट दिया गया है और रेस्ट के बाद जब आप दोबारा से काम करते हो तो आप कैसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, ये यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा टेलर का पॉइंट ख़त्म। दूसरे भाई की कहानी आगे समझ में, मतलब कि उसने लेबर लेवल पे काम किया है ना, तो वो कहता है कि मैं लेबर को ज़्यादा एम्फिसाइज करूँगा। मैंने आपको बोला कि लेबर के पॉइंट पे एड पॉइंट हुआ था, देन उसके बाद चीफ इंजीनियर आया था, तो उसने क्या है ज़्यादा फोकस लेबर पे किया था, लेबर के ऊपर उन्होंने क्या है महत्वता दी है, ठीक है जी। अब इसके तीसरे बेटे के बारे में बात करते हैं। किसके तीसरे बेटे के बारे में याद है अभी कुछ, या फिर भूल रहे हो साथ साथ? नहीं, भूलना नहीं है। तीसरा बेटा कौन है हमारा? हेनरी फ्योल। किसका? क्लासिकल थ्योरी का, ठीक है। हेनरी फ्योल GI ये कहता है कि तूने बहुत अच्छा काम किया मेरे भाई ब्यूरोक्रेटिक के मेथड से, तो मैं तो बिल्कुल ही नाराज़ हो गया। जो मैक्स वेबर है वो अपने छोटे भाई से बिल्कुल नाराज़ है, ये सबसे बड़ा है, वो सबसे छोटा है, ब्यूरोक्रेटिक मैक्स वेबर, ठीक है।
ये कहते हैं कि जो इसने क्या किया है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। प्रशासन मीन्स जो सभी को संभालता है, जो सभी के ऊपर निगरानी रखता है, जो सभी के लिए डिसीजन बनाता है, जो सभी के लिए पॉलिसी बनाता है, चाहे वो एम्प्लॉई है, चाहे एम्प्लॉयर है, चाहे कोई और है, वो सभी के लिए पॉलिसी बनाएगा। ठीक है जी। सो यहाँ पर क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। इसे हम एडमिनिस्ट्रेशन के फादर कहते हैं, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन के क्या कहते हैं, उसे हम फादर कहते हैं। और साथ में क्या कहते हैं कि फादर ऑफ मैनेजमेंट के भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रबंधक है ना, प्रशासन होता है ना, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करना, प्रशासन, इसका भी मतलब क्या होता है, प्रबंधन करना, है ना। तो ये इसके फादर कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है। हेनरी F.W. टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इसकी भी थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं। ये कहते हैं कि वैसे तो इसका जन्म आई होप 1823 पता नहीं 1825 में हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा। ये कहते हैं कि जो हेनरी फ्यूल है ना, इसने 1860 के अंदर अपना करियर के अंदर डेवलपमेंट करनी शुरू करी थी, और सबसे पहले फ्रेंच कंपनी के अंदर। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपको लिंक समझ में आ जाए कि क्यों ये इसके ऊपर एम्फिसाइज कर रहा है, क्यों इसके ऊपर फोकस कर रहा है। अब ये कहोगे कि F.W. टेलर को क्या मतलब हुआ था कि वो उसको लेबर के ऊपर करे, क्योंकि वो एक लेबर की पोस्ट पे काम कर चुका है। अब इसी की तरह एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट की बात की जाए तो ये ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करता है, मैनेजमेंट के ऊपर करता है, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट पे करता है। कारण क्या है, ये कहते हैं कि जब ये फ्रेंच कंपनी के अंदर काम करता था ना, फ्रेंच, तो उस टाइम ये कहता है जूनियर इंजीनियर था, इंडस्ट्रियल और माइनिंग इंजीनियर था, वहाँ पे ये काम करता था। 1888 के अंदर उस सेम कंपनी के अंदर कुछ टाइम के बाद उसने ज़्यादा मेहनत करी, हार्ड वर्क किया, वो क्या थी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गया, CEO बन गया। अब CEO के बारे में आपको सबको पता है कौन होता है, ठीक है। और वो जिस कंपनी में काम करता था ना, वो कंपनी क्या है, इस कगार पे पहुंची हुई थी, वो बैंक करप्ट मानी जाने वाली थी, क्योंकि वो अपने डेट्स को कंप्लीट अप नहीं पूरा कर रही थी। मतलब उसके ऊपर ऋण इतना ज़्यादा हो गया था कि वो दिवालिया घोषित होने वाली थी। परंतु उसके जो दिमाग था, हेनरी फ्यूल का जो दिमाग था, उसने इस तरह से स्ट्रैटेजी यूज़ करी कि उस कंपनी को बैंक करप्ट से लेके कहाँ कन्वर्ट कर दिया, प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, बैंक करप्ट से। ठीक है, तो ये इसके अंदर स्ट्रैटेजी थी। कारण क्या है, तभी तो ये फादर कहलाता है एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन करने का, राइट। तो ये कहते हैं ये थ्योरी एम्फिसाइज करती है ग्रुप के ऊपर। ये कहते हैं कि मैं ग्रुप के साथ काम करूँगा, ग्रुप के साथ मतलब कि लोगों के साथ काम करूँगा, मैं लोगों के साथ बना के रखूँगा जो मेरे कंपनी के अंदर काम करेंगे, अकेले से मुझसे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, मैनेजमेंट एक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है कि कैसे मैनेजमेंट की एक्टिविटी होनी चाहिए। ये कहता है कि इसने जो लोअर लेवल पे काम किया था तो हाई लेवल पे किया तो उसे हर तरह की एक्सपीरियंस आते हैं, हर तरह के एक्सपीरियंस उसे पता है कि कहाँ क्या किस चीज़ की प्रॉब्लम आती है, क्या क्या उन्हें चाहिए होता है, एक लेबर को क्या चाहिए होता है, एक एम्प्लॉय को क्या चाहिए होता है, एक एम्प्लॉयर को क्या चाहिए होता है, एक मैनेजर को क्या चाहिए होता है, उसे हर लेवल की एक्सपीरियंस है। कारण क्या है, क्योंकि उसने खुद अनुभव कर रखा है। तो इसलिए ये कहते हैं मैनेजमेंट एक्टिविटी के ऊपर मैं फोकस करूँगा। ठीक है, तो इसी के बेस पे इसने क्या किए थे, इसे अपने 14 प्रिंसिपल दिए थे। 14 प्रिंसिपल बहुत इजी से होने वाले हैं, कहानी के साथ याद करेंगे। ये तीसरा बेटे की कहानी क्या कहता है कि मैं बिलीव करता हूँ डिवीज़न ऑफ वर्क। अब आपको ये डिवीज़न ऑफ वर्क समझ में आना चाहिए, कारण क्योंकि ये किसके साथ काम करना चाहता है, ग्रुप के साथ काम करना चाहता है, लोगों के साथ काम करना चाहता है। अकेले काम करने में इसे मज़ा नहीं आता। ये कहता है मैं तो सबके साथ रहने में मज़ा आता है, मुझे अकेले रहने में कोई मज़ा नहीं है, तुम ही रहो अकेले जिसको रहना है, मैं तो साथ में काम करूँगा। तो ये कहता है कि डिवीज़न ऑफ वर्क, डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब है कि सेग्रेशन करना। सेग्रेशन का मीन्स कि बंटवारा करना काम का उस अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वर्क फोर्स को मतलब जितना बड़ा काम है ना उनको उतने बांट दो, जितना जितना हो सके ना वर्कर्स के अंदर बांट दो। ये भी ना हो किसी के एक के पास ज़्यादा हो, ये भी ना हो किसी एक के पास कम हो, सबके अंदर इक्वल बांटो। कारण क्या है कि वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, वर्कर एक्यूरेसी पे आ जाए, स्पीड ऑफ वर्कर्स, स्पीड जो है वर्कर की काम करने में वो बढ़ जाए। अब आप ये कहोगे कि मैम ये तो आपने F.W. टेलर के बारे में भी बोला था, तो ये थोड़ा सा सिमिलर नहीं लग रहा कि वो भी थोड़ा सा लेबर के बारे में सोच रहा है, ये भी थोड़ा सा अपने एम्प्लॉयज़ के, अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहा है ना। तो ये थोड़ा सा ये पॉइंट
सिमिलर है। ये कहता है कि एनहांस द, ये कहते हैं कि अप्रोप्रिएट फॉर द बोथ, ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है ना दोनों के लिए सही है, सुटेबल है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एक टेक्निकल वर्क लेवल के लिए भी। कारण क्या है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा काम पड़ा होगा तो क्या वो अच्छी तरह से ऑपरेट कर पाएगा, क्या किसी को जिसने डिमांड कर रखी है प्रोडक्ट लाने के लिए क्या वो कर पाएगा। जैसे अब जो डिमांड किस चीज़ की सबसे ज़्यादा है, कोविड वैक्सीन की, किसकी सबसे ज़्यादा है, टेलीफोन की, मोबाइल की, स्मार्टफोन की, क्यों ऑनलाइन क्लासेस लग रही है। अगर वो डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो फ़ायदा क्या भाई उस कंपनी का, फ़ायदा क्या उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस एस्टेब्लिशमेंट करने का। तो उन्हें क्या है, मैनेजमेंट को क्या, मैनेजरियल को क्या होगा कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हर एक वर्कर अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा, अपनी इंटरेस्ट के साथ काम करेगा, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है कि ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को बांट दिया गया है, किसी एक के ऊपर नहीं रखा। तो क्या है, थोड़ा थोड़ा सारे जने काम करेंगे तो एक भंडार इकट्ठा हो जाता है। आपको भी पता है अगर एक अकेला व्यक्ति कोई एक पूरे लकड़ी के गट्ठड़ को एक साथ तोड़े तो नहीं टूटेगी, अगर वो 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति तोड़े तो टूट जाएगी। तो एकता में बल वाला सुना है ना, तो ये वर्क ऑफ डिवीजन का यही काम है, काम बांट दो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी थोड़ा सा रहता है बच्चों, थोड़ा सा पॉइंट रहता है, जल्दी से कर लेते हैं हम कवर। किसी को डाउट है तो कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताती रहूँगी। आज हम क्लासिकल थ्योरी ही पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, मुझे डीपली पढ़ाने में थोड़ा इंटरेस्ट है और आपको भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर इन फ्यूचर। क्योंकि आप अगर एमकॉम करना चाहते हैं, एमबीए में जाना चाहते हैं, वो हर जगह आने वाली है डिसिप्लिन। ये पेपर में तो आपकी आने वाली है, 100% लिखवा लो मुझसे। सो यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे आते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है कि आपको ये पावर है कोई काम करने के लिए। आपको एक एग्जांपल दूं, आपके पापा ने आपको क्या कहा कि बेटा जाके दुकानदार से बाहर से क्या है, अब सर्दियां हैं तो गज्जक लिया। अब गज्जक लाएगा तब ना तब उसके पापा उसको पैसे देंगे, बिना पैसे के कैसे चला जाएगा? तो अथॉरिटी दो ना, पहले पैसे तो दो तभी तो मैं लाऊंगा। पैसे दिए, अथॉरिटी आ गई, अथॉरिटी आने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट ऑटोमेटिकली हो जाती है कि आपको गज्जक लेके ही आनी पड़ेगी, है ना। जैसे कि अब हमारे एक और एग्जांपल देती है, हमारे थोड़ा सा घरेलू एग्जांपल दिया मैंने आपको, एग्जांपल देते हैं अब हमारे देश के बारे में। हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके पास ये अथॉरिटी है कि हमारे इंडिया के लिए कोई भी अगर अच्छा काम करना है तो आप करिए। तो अथॉरिटी है तभी तो कर पाएंगे ना, है ना। तभी तो यही चीज़ हर जगह एप्लीकेबल होती है, मैनेजमेंट के ऊपर भी होती है। अगर जब तक आप वर्कर्स को अथॉरिटी नहीं दोगे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसे परफॉर्म नहीं करेंगे। तो सम हैव लीगल पावर, उसके पास जब तक लीगल पावर नहीं आएगी ना डिसीजन लेने के लिए, तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। तो दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी पहले आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में क्रिएट होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारियाँ, ओब्लिगेशन, ड्यूटी परफॉर्म। ये भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि ज़्यादा अथॉरिटी दे दी, बच्चों को ज़्यादा अथॉरिटी दे देते हैं आजकल पेरेंट्स कि जा घूम ले जहाँ जाना है, बट एक्चुअल में उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करते। फ़ोन दिया है बच्चों को पढ़ने के लिए, पढ़ नहीं रहे, फिल्में देख रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। वो अपनी ऑब्लिगेशन को, अपनी जो जिम्मेदारी है उसे कंप्लीट नहीं कर रहे। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के अंदर इक्वल होनी चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी, पावर कुछ भी नहीं दी, कैसे परफॉर्म करेंगे। ये कहते हैं कि 10 क्विंटल रसगुल्ले बनाने हैं, 10 क्विंटल का सामान तो ला के दो, 10 क्विंटल का सामान तो ला के दो तभी 10 क्विंटल बनाऊंगा। 4 क्विंटल ला के देती है, 10 क्विंटल कैसे बनाऊंगा? 4 में 4 तो 4 ही बनेंगे ना। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होनी चाहिए। क्लियर दिस पॉइंट। नेक्स्ट कहते हैं कि डिसिप्लिन। अब देखिए, डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ के अंदर भी, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी, बिजनेस के अंदर भी। कहीं जा लो, डिसिप्लिन के बिना अगर आप कुछ भी काम करोगे ना तो वो सक्सेस नहीं होगा। मैं अपनी स्टडी के मैटर से बोलती हूँ। अब देखिए, कॉलेज के अंदर पढ़ाना होता है, घर आके सेंटर पे पढ़ाना होता है, फिर मुझे जितना टाइम बचता है यूट्यूब पे पढ़ाना है। जब तक मैं डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करूँगी, क्या मैं आपके लिए वीडियोस बना पाऊंगी? क्या मैं कॉलेज के अंदर बच्चों को पढ़ा पाऊंगी? क्या मैं अपने सेंटर पे बच्चों को पढ़ा पाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी अकम्प्लिश, कुछ भी पूरा नहीं होता। तो गुड परफॉर्मेंस और इंटर रिलेशन होना कैसे होगा? डिसिप्लिन के साथ होगा। ठीक है जी। यूनिटी ऑफ कमांड, ये दोनों
इंटरेस्टेड है और समझने के टॉपिक है, क्या कहता है यूनिटी ऑफ कमांड, कि आपका जो ओनर है ना कंपनी के अंदर, हेनरी फ्यूल कहता है, बिलीव रखता है कि जो कमांड होनी चाहिए ना, मतलब कि जो ऑर्डर देने वाला पर्सन है ना वो एक होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये कहते हैं कि अगर एक बॉस है, ये इसके एम्प्लॉई है, ये बॉस है, ये इसके एम्प्लॉई हैं, तो सारे एम्प्लॉई को पता है कि काम मिला है कर लो पूरा, एक एक के थ्रू ही मिलेगा। अगर मैं कहूँ दो बॉस है, ये एम्प्लॉई है, सबको किसी ना किसी के साथ वो मिल रहे हैं, तो सारे कंफ्यूज रहेंगे किसका काम पहले पूरा करना है किसका नहीं करना। तो दैट्स वाई बॉस हमारा एक होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, मतलब एक के द्वारा क्या होना चाहिए, हमें ऑर्डर मिलना चाहिए। एम्प्लॉई हैज़ ओनली वन बॉस एंड फॉलो द कमांड, और उसी का कमांड को फॉलो करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं इसको, ये कहते हैं मैं इसको नहीं मानता, मैं एक को मानता हूँ कि केवल एक ही व्यक्ति कमांड करे अपने एम्प्लॉइज को, क्योंकि उसने हर जगह काम करके देखा है ना, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक, तो उसको हर जगह की प्रॉब्लम को फेस किया है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि जो एक गोल को अचीव करने के लिए जो कमांड मिली है ना, उसकी जो डायरेक्शन है, ये नहीं है कि आज ये अडोप्ट किया कल ये अडोप्ट करेंगे परसों ये करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को अडोप्ट करने के लिए हमें एक प्रिस्क्राइब पाथ होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, वन गोल वन पाथ होना चाहिए। यूज सिमिलर पाथ, एक जैसा पाथ हमें यूज़ करना है ऑब्टेन द गोल को रिसीव करने के लिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक एम्प्लॉय को बोल दे कि तू इस पाथ से चल, एक एम्प्लॉय को बोले तू इस पाथ से चल, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि सिंपल रहो, एक बॉस रहो, एक पाथ रखो, हम काम कर लेंगे पूरा। नेक्स्ट कहते हैं कि सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब समझते हैं, ये कहते हैं कि जब आप कंपनी में जा रहे हैं ना, तो वर्कर के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मैं नहीं यूज़ करना, आई नहीं यूज़ करना, हमें वी यूज़ करना है। आई नहीं यूज़ करना, हमें वी यूज़ करना है। वी मीन्स हम में आता है हम सारे, जैसे कहते हैं कि मेरा ये उद्देश्य है, ये तो पर्सनल हो गया, बट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं ना, तो हमारा ये उद्देश्य है अब की बार 2022 के अंदर हमें JRF कंप्लीट करना है। अब की बार हमें 2022 के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर हमें क्या करना है, हमें इतने नंबर लेके आने, 513 नंबर लेके आने, 550 लेके आने 600 में से। तो ये होता है हमारा, है ना। क्लास में अगर टीचर बोले तो हमारा यूज़ करेगी, अगर आप पर्सनली बोलोगे तो आई यूज़। बट एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो हमें वी का यूज़ करना है, वी के ऊपर फोकस करना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल के ऊपर फोकस करना है। ये नहीं है कि कोई एम्प्लॉई अपने इंटरेस्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करते बच्चों, हमेशा सबको साथ लेके चलते हैं, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा चलता है रेमुनरेशन का। रेमुनरेशन कहते हैं कि नॉर्मल सी बात है, जब तक एम्प्लॉई को पैसे नहीं मिलेंगे, जब तक पॉकेट थोड़ी गर्म नहीं होगी, पैसे नहीं आएंगे, क्या वो मोटिवेट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मोटिवेट कैसे हो सकता है? मोनेटरी भी हो सकता है, नॉन मोनेटरी भी हो सकता है। मोनेटरी के बारे में तो आपको सबको पता होगा, कैश, है ना, पैसा, मनी, जो पैसे में हो। नॉन मोनेटरी होता है जैसे आपकी प्रेज कर देना, आपने अच्छा काम किया, क्लैपिंग करवा देना क्लास के अंदर, आपने अच्छा काम किया, आपको कोई रिवॉर्ड दे देना, राइट, वो काइंड में हो सकता है। आपने अच्छा काम किया, आपकी प्रमोशन कर देना, तो ये नॉन मॉनेटरी फॉर्म में हो गया, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो पावर है ना, ऑर्गेनाइजेशन की जो पावर है, जो डिसीजन लेता है, वो एक के हाथ में होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है। बट अकॉर्डिंग टू साइज, बिजनेस के साइज के अकॉर्डिंग सेंट्रल जो साइज स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। अगर कोई बिजनेस छोटा है तो वहाँ पे सेंट्रलाइज होना चाहिए, मीन्स कि एक के हाथ में पावर होनी चाहिए कि वो कमांड करे, है ना। अगर बड़ा है तो डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि 2-3 लोगों के हाथ में पावर दे दे कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को संभालो, ज़्यादा नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन थोड़े से लोगों को आप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है कि मैंने आपको बताया कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो किसके ऊपर अडोप्ट करती है, फॉर्मल मेथड के ऊपर मानती है। फॉर्मल मेथड मीन्स कि एक हायरार्किकल मैनर से मानती है कि टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप ऐसे जा सकती है, ये नहीं है कि ऐसे ऐसे बीच में जाओ। ये कहता है हेनरी फ्यूल कि ये तो आपने ठीक कहा, जिससे क्या है टाइम अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है, अच्छी डिसिप्लिन मेंटेन हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। बट थोड़ा सा इन इमरजेंसी के केस में ये है कि
जी से बात करनी है, डी को जी, ये सेम लेवल की बात हो रही है, सेम लेवल है यहाँ पे, ठीक है, सेम लेवल। अब मैं कहूँ कि जो डी है उसको इससे बात करनी है और उस दिन वो छुट्टी पे है सी, तो जब तक सी नहीं आएगा तब तक ये बात बी तक नहीं पहुंचेगी, बी फिर ए तक नहीं पहुंचाएगा, ए फिर ई एफ जी। तो मतलब कि हमें किसका वेट करना पड़ रहा है, ई के, सी का वेट करना पड़ रहा है। अगर सी छुट्टी पे है, हमें अभी डिलीवरी करनी है गुड्स की, तो क्या होगा, सामान रुक जाएगा। तो इमरजेंसी के केस में हमें गैंग प्लैंक का मेथड यूज़ कर सकते हैं, मीन्स कि जहाँ सेम लेवल के एम्प्लॉय से आप बात कर सकते हैं, अदरवाइज आपको हेराल्डिकल मैनर ही यूज़ करना है, ठीक है, ये ऐसे करें। ऑर्डर बहुत आसान है। ऑर्डर का मतलब होता है कि ऑर्डर दो और सब काम करो। नॉर्मल सी बात है, हर जगह ऑर्डर होता है। क्लास में अगर जब तक टीचर कमांड नहीं करती कि बच्चों तुम्हें ये काम करना है, कल आपका टेस्ट है, तब तक आप करते हो? अरे बच्चे तो मुझे पता है नहीं करते यार, बिल्कुल भी नहीं करते, मुझे पता है। तो उन्हें थोड़ा सा गाइड करना ज़रूरी है। इक्विटी, सब बच्चों को इक्वल रखो। क्लास का एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब एम्प्लॉयज़ को इक्वल रखो, ऑल एम्प्लॉय की इक्वल रखो, सबको क्या है रेम्यूनरेशन उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से दो, कोई बायसनेस मत करो, पक्षपात मत करो, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब है कि कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय आए, एक बार जो मान लो ए एम्प्लॉय आया, बी एम्प्लॉय आए, सी एम्प्लॉय आया, तीन एम्प्लॉय आए, तीनों में से दो छोड़ के जा रहे, कारण क्या है? स्टेबिलिटी बनाए रखो एम्प्लॉयज़ की, मतलब कि कम एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के जाने के लिए कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट मत करो कि वो छोड़ के जाए। तो स्टेबिलिटी बनाए रखे, मीन ऑलवेज स्टेबल इन ऑर्गेनाइजेशन, कि ऐसी सर्विसेज दे दो, ऐसी फैसिलिटी दे दो एम्प्लॉयज़ को कि वो कभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? थर्ड हमारा प्रिंसिपल है, आपको पता लग रहा है कि मैंने क्या करवा दिया, आसान सा लग रहा है ना? तो स्टोरी के साथ हमेशा करने हैं, सब कुछ स्टोरी के साथ। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि आप अपने वर्कर्स को पहल करने की भावना क्रिएट करो, कि जो काम कर रहे हो बेधड़ल्ले से, मीन्स कि जो कर रहे हो, मीन्स कि कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। जो काम कर रहे हो बेधड़क होकर कोई भी काम करो। आप उन्हें एनकरेज करें एम्प्लॉय को इनिशिएट करने की। इनिशिएट का मतलब होता है पहल करना। पहल क्या यही है, पहल ऐसे जो भी, हाँ पहले काम करना, ठीक है, जिससे क्या उनकी इंटरेस्ट क्रिएट होगा, उनकी एफिशिएंसी क्रिएट होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, कहीं भी जाएंगे मैं कर सकता हूँ, राइट। नेक्स्ट आता है स्पिरिट डी क्रॉप। पहले ही बोला था कि जो एडम स्मिथ है, जो ये एंड्री फ्योल जो है, ये किसके साथ काम करता है? ग्रुप के साथ काम करता है। तो स्पिरिट का मतलब होता है ऐसी भावना क्रिएट करे कि वो ग्रुप में रहकर काम करना पसंद करे। आई होप आपको ये क्या है पूरे 14 प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी पॉइंट के अंदर दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इन सभी के नोट्स जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगे इन माई टेलीग्राम ग्रुप, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। आप वहाँ से इसके नोट्स जो क्या है डाउनलोड कर सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। और हाँ, अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, किसी और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हैं। सभी के लिए मैं आपके लिए ऊपर वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिए देन, और मेरे चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए कि सभी बच्चों को इस तरह की नॉलेज मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।